हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। हालांकि आपका जो चैप्टर है वो यही है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सो वहाँ पे आज हम लोग वही निर्माण का जो प्रोसेस था उसको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अगर 18वीं सदी की बात करूँ मैं, 18वीं सदी में, तो उस टाइम पे आपको पता है कि वहाँ पे राजा महाराजा वाला सिस्टम चल रहा था, निरंकुशवाद का सिस्टम चल रहा था, बहुत सारी राजशाही थी, डच थी, कैंटेन थी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे यूरोप में चल रही थी। वो सारे सिस्टम्स थे, यूरोप बटा हुआ था उन सारी चीज़ों से। ठीक है। और वहाँ के जो लोग थे, अगर मैं एक बात करूँ, एग्जाम्पल लूँ, अगर कोई भी क्षेत्र था, कोई सपोज कोई राजा है, कोई इसमें यहाँ पे कोई राजा रूल कर रहा है, उसका अपना ये क्षेत्र हो गया। लेकिन यहाँ पे जो लोग होते थे बेटा, ऐसा नहीं था कि यहाँ पे लोग एक ही तरह के लोग होते थे। यहाँ पे ये लोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के लोग होते थे, जिनका अपना अलग अलग भाषा होता था, अपनी अपनी संस्कृति होती थी, सबकी अलग अलग होती थी। ठीक है, कोई आपस में एक तरह नहीं होते थे। तो ये लोग जो अपने आप को जो समझते थे, वो ऐसा नहीं समझते थे कि हम एक इस क्षेत्र के हैं। वो क्या समझते थे, वो अपना जो लोकल होता था, स्थानीय लेवल पर जो इनकी एक तरह की संस्कृति वाले लोग होते थे, ये लोग आपस में एक दूसरे को एक समझते थे। यहाँ पे इनको सामूहिक पहचान होती थी। ऐसा नहीं था कि ये कल्चर के लोग इस कल्चर के लोगों से जाके मिलेंगे और यहाँ पे सामूहिक पहचान बनाएंगे। नहीं, इनका अपने ही कल्चर में, अपनी ही संस्कृति में सामूहिक पहचान थी। ठीक है, यहाँ पे सपोज कोई दूसरी भाषा बोल रहा है, यहाँ पे कोई दूसरी भाषा बोल रहा है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लें कि हैब्सबर्ग साम्राज्य जो था, जहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी एरिया जो था, वहाँ पे हैब्सबर्ग साम्राज्य का शासन चलता था। वहाँ पे बहुत सारे इलाके थे, बहुत सारे क्षेत्र थे। ठीक है, जहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। जैसे अगर हम बात करें, जो कुलीन वर्ग थे वो जर्मन भाषा ज़्यादातर बोलते थे। ठीक है, अदर जो लोग थे, हंगरी में मैग्योर भाषा बोला जाता था। ठीक है, और बाकी जो गालिशिया था, वहाँ पे जो कुलीन वर्ग थे वो लोग पॉलिश भाषा बोलते थे। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पे है तो एक ही साम्राज्य का हिस्सा, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होती थी, लोगों के अंदर वो जो हमने पढ़ा कि सामूहिक पहचान वाली जो भावना है, उसका जो विकास करना है वो कैसे लाई जाएगी, एक तरह से वो चैलेंज बन गया था। यहाँ पे लोगों का बस ये था कि हम इस साम्राज्य में हैं, एंड इनको आपस में बांधने वाला बस एक ही तत्व था। कौन था वो? सम्राट। कौन था वो? सम्राट था। मतलब वो लोग आपस में एक दूसरे को समझते थे कि हाँ, हम इस साम्राज्य से हैं, तो ये साम्राज्य के हमारे ये सम्राट हैं। ठीक है, तो सम्राट थे बेटा। वैसा भी है कि आप आज रात को सो रहे हो, सपोज एग्जाम्पल लीजिए, आप आज रात को सो रहे हो, अगर हम लोग यहीं से एग्जाम्पल लें, अपने भारत के कंटेक्स्ट में एग्जाम्पल लें, तो सपोज आज रात में आप सो रहे हो, आप लोग आप लोगों ने चेर साम्राज्य पढ़ा होगा, चोल साम्राज्य पढ़ा होगा। तो आप चोल चेर राज्य में हो और रात में क्या हुआ, मुगल ने आक्रमण कर दिया, अब मुगल के अंदर में आप आ गए। तो मतलब आप सोते वक्त तो चेर के अंदर में थे, लेकिन सुबह जब उठ रहे हैं तो आपका राजा कौन हो गया? मुगल हो गया। तो एक तरह से वो चेंजेस हो गए ना यहाँ पे। सो वो भी थे, सम्राट से जो बंधे होते थे, सम्राट भी अस्थायी होता था। सो बेसिक लेवल पे इनका जो था वो अपना लोकल, स्थानीय लेवल पे जो इनकी संस्कृति होती थी वही एक दूसरे को बांध के रखती थी। अच्छा, अगर इतनी सारी चीज़ें थी यूरोप में, तो इनके अंदर जो ये राष्ट्रवाद वाली भावना थी, ये राष्ट्र राज्य वाली भावना थी, ये कैसे उभर के आई, इसके पीछे कारण क्या था, क्या क्या चीज़ें थी, तो इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। जैसे पहला कारण यहाँ पे है कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। ठीक है, कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। सो कुलीन वर्ग की अगर बात करें तो कुलीन वर्ग ऐसे होते थे जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन के मालिक होते थे। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन के मालिक होते थे। ये बहुत ही बड़े बड़े लोग होते थे, और इनका बहुत ही ये प्रभुत्वशाली होते थे, बहुत ही प्रभावशाली होते थे ये वर्ग, जो कुलीन वर्ग होता था। ठीक है, इनका ही जो आप बोल सकते हो कि इनकी ही दादागिरी चलती थी। सो इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। मतलब जैसे अगर हम बात करें, यूरोप था, पूरा यूरोप है, यहाँ पे सपोज फ्रांस है, ब्रिटेन था, और भी जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, इटली है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था कि ये जो कुलीन वर्ग के लोग हैं ये ऐसे यहीं पे हैं कुलीन वर्ग के लोग, या फिर यहीं इकट्ठे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ छोटे छोटे से पार्ट में थे, कहीं गाँव में होते थे और कहीं पर शहरों में होते थे। तो गाँव में है, शहर में है, तो ये आपस में बंधे जो होते थे एक दूसरे से, वो क्यों बंधे होते थे? क्योंकि इनकी जो जीवन शैली होती थी, इनका जो जीने का अंदाज होता था, जीने का तरीका होता था, लाइफस्टाइल जो होती थी, वो एक दूसरे से मिलती जुलती होती थी। ठीक है, तो इसी वजह से ये आपस में एक दूसरे से, भले ही क्षेत्रीय विभाजन था, क्षेत्रीय विभाजन होने के बावजूद भी ये आपस में क्या हुआ था? बंधे हुए थे। ठीक है, अगर ग्रामीण इलाकों में बात करें तो ग्रामीण इलाकों में इनके पास जायदाद बहुत होती थी। ठीक है, जायदाद बहुत होती थी, एंड शहरी इलाकों में ये बड़ी बड़ी हवेलियों के मालिक हुआ करते थे। अगर इनकी बात करें, कुलीन वर्ग की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है,
सो क्या करते थे ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा जो भी ग्रुप थे, अदर वर्ग के लोग थे, उनसे अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ये लोग फ्रेंच भाषा में बात किया करते थे। सो राजनीतिक कार्यों के लिए जो ये उच्च वर्ग के लोग होते थे ये फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। इसके अलावा ये आपस में अपने जो वर्ग के लोग थे आपस में बांधने के लिए ये वैवाहिक बंधन भी स्थापित करते। जैसे आपने फ्रांस की क्रांति वाले चैप्टर में पढ़ा होगा क्लास 9th में कि कैसे जो बोर्बन राजा होते हैं वो कैसे ऑस्ट्रिया की जो प्रिंसेस होती हैं उससे शादी करते हैं, मैरी एंटोनेट से। ठीक है, तो यहाँ पे वैवाहिक बंधन से आपस में जुड़े हुए थे। सो ये जो कुलीन वर्ग होते थे, अभी हमने इनके बारे में तो पढ़ लिया कैसे आपस में जुड़े हुए थे, तो ये एक तरह से बहुत छोटा समूह था, इनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, जनसंख्या उतनी नहीं थी। ठीक है, जनसंख्या की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जनसंख्या तो हमारी कृषक थी, क्योंकि ये लोग तो बड़े बड़े लोग थे, तो बड़े बड़े लोग तो बहुत कम ही होते हैं, बाकी लोग तो कृषक थे, छोटे लोग थे। तो ये जो छोटे लोग होते थे ये ज़्यादातर होते थे कि ये ज़मीन पर किराएदार की तरह काम करते थे या फिर खेती करते थे, इनकी आपस में कोई ज़मीन होती थी। ठीक है, तो इस तरह से ये भूदास खेती करते थे या फिर छोटे छोटे से किसान हुआ करते थे, छोटे छोटे से श्रमिक हुआ करते थे। अच्छा, अब क्या होता है, चलिए ये तो हमने देख लिया, यूरोप में यही सिस्टम चल रहा था। अब देखिए बेटा क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा औद्योगिक उत्पादन, इंडस्ट्रियलाइजेशन पता है, औद्योगिकरण। औद्योगिकीकरण यूरोप में पहले हुआ था, इंडिया में बाद में हुआ था। अच्छा, यूरोप में भी कुछ पार्ट में पहले हुआ था, कुछ बाद में हुआ था। जैसे पश्चिमी और मध्य यूरोप की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो धीरे धीरे शहरों का विकास होने लगता है। ठीक है, तो शहरों का विकास हो रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ पार्ट में पहले हुआ, कुछ में बाद में हुआ। जैसे इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन जो फ्रांस थी, जर्मनी थी, वहाँ की जो औद्योगिकीकरण था वो 19वीं शताब्दी के दौरान होता है। ठीक है, तो कुछ लेट से होता है फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में हालांकि थोड़ा पहले हो जाता है। अच्छा, ये जो औद्योगिकीकरण हुआ इससे क्या प्रभाव पड़ा, इससे क्या होता है ना बेटा कि यहाँ पे एक सामाजिक समूह जो होते हैं एक नए तरह के उभर के आते हैं, एक नए सामाजिक समूह का उभर के बाहर कैसे निकल के आते हैं। अच्छा ठीक है, सपोज आप लोग हैं, आज बहुत कोई आपकी सोसाइटी में, समाज में कोई बहुत गरीब है, अब उसको जब आप मौका दोगे कि वो जाके बाहर काम करे, अब वो जाके बाहर काम करेगा तो पैसे कमाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके पास पैसे आएंगे तो वो अमीर होने लगेगा, अमीर होगा तो उसकी धीरे धीरे अब वो जाके सोचेगा कि जाके स्कूल में पढ़ूँ, मैं एजुकेशन लूँ, तो धीरे धीरे उसका क्या होगा, उसका दिमाग जो है, माइंड सेट है, अब धीरे धीरे पहले जो उसको पैसे के ऊपर वो भागता था, अब वो पैसा उसके पास आने लगा है तो और चीज़ों के ऊपर भागेगा। सो वही ऐसी चीज़ कुछ होती है वहाँ पे कि जो वहाँ के श्रमिक वर्ग होते हैं, मध्यम वर्ग होते हैं, वो लोग जब जाते हैं, उद्योगपति जो होते हैं, ये लोग जब जाते हैं औद्योगिकीकरण से उनको जो फ़ायदा होता है, व्यापार वगैरह बहुत करने लगते हैं, ट्रेड करने लगते हैं, तो इससे उनके पास फ़ायदा होने लगता है और ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, बहुत ही पैसे वाले हो जाते हैं। इनका जो बोल सकते हैं आप लोग, इनका जो पैसे वगैरह है ये बढ़ने लगते हैं। तो तरह से आप बोल सकते हो जो पहले कुलीन वर्ग तो चल रहा है, कुलीन वर्ग सबसे ऊपर है, जो श्रमिक वर्ग है वो नीचे था, तो यहाँ पे जो श्रमिक वर्ग से ही कुछ लोग निकल के किस में आ गए हैं बेटा, मध्यम वर्ग में। तो एक नया वर्ग निकल के आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मध्यम वर्ग बोलेंगे। ठीक है, तो ये मध्यम वर्ग निकल के आता है, जो उद्योगपति होते हैं, व्यापारी होते हैं, इन सब से मिला हुआ एक मध्यम वर्ग निकल के आता है, जो एक थोड़ा शिक्षित होता है। शिक्षित आप लोग समझिए, क्योंकि इनके पास पैसे आएंगे तो वो लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो यहाँ से एक तरह से एक मध्यम वर्ग निकल के आए। अब ये जो मध्यम वर्ग निकल के आता है तो ये लोग के अंदर क्या होती है, ये लोग क्योंकि अब भाई शिक्षित हो चुके हैं तो अपने हक की बात करेंगे, तो अपने हक की बात करते हैं, तो यहाँ से इनके अंदर ही, इन्हीं मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं, इनके अंदर ही अब राष्ट्रीय एकता की भावना अब धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगती है। इनके अंदर होने लगता है कि हमारे साथ एक तरह से आप लोग भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ जो श्रमिक वर्ग है उनके साथ भेदभाव हो रहा है, कुलीन वाले जो है वो विशेष अधिकार लेके बैठे हैं, कुलीन वर्ग के लोग, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो यहाँ से ही राष्ट्रीय एकता की भावना और फैलती है। तो एक कारण समझ में आया कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का निर्माण होता है उसमें एक कारण ये था कि जो वहाँ पे मध्यम वर्ग, एक तरह से नए वर्ग का निर्माण होता है। ठीक है, एक नए मध्यम वर्ग का निर्माण होता है। अब और आगे देखते हैं, अगला उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। अच्छा, ये जो मध्यम वर्गीय लोग आए जिन्होंने बोला राष्ट्रीय एकता की, जो इन लोगों ने बात की, ये लोग किसकी बात करते थे, ये लोग उदारवादी राष्ट्रवाद की बात करते थे। अच्छा, ये उदारवाद क्या होता है उसको समझेंगे। 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े हुए थे। मतलब उस टाइम पे जो भी राष्ट्रवाद की जो लोग भी बात करते थे बेटा, वो लोग राष्ट्रवाद को उदारवाद से जोड़ के रखते थे। उदारवाद का मतलब क्या है, उदारवाद को अगर इंग्लिश में बोला जाए तो उसका मतलब होता है लिबरलिज्म। एंड लिबरलिज्म किससे निकल के आया है, ये निकल के आया है लैटिन भाषा के लिबर वर्ड से निकल के आया है, लिबर से ही बना है लिबरलिज्म। एंड लिबर का मतलब क्या होता है, आज़ाद।
लिबर का मतलब क्या होता है, आज़ाद। तो यहाँ पे जो नए मध्यम वर्ग निकल के आए थे उनके लिए उदारवाद का मतलब होता था कि हाँ, व्यक्ति को आज़ादी मिले और कानून के समक्ष सबकी बराबरी हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये उदारवाद को किस तरह से देख रहे हैं कि हमको आज़ादी चाहिए, लोग हर एक बंदे को, हर एक व्यक्ति को आज़ादी हो और हर एक बंदा जो हो कानून के समक्ष क्या हो, बराबर हो। ठीक है। अच्छा, अब राजनीतिक रूप से देख लें अगर, तो राजनीतिक रूप से जो उदारवाद होता था वो बोलता था कि ऐसी सरकार बनाओ जिसमें सबकी सहमति हो। पहला पॉइंट अगर आपसे आ जाए, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बेटा, देखिए उदारवादी राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। उदारवादी, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, पेपर में आने के चांसेस भी बहुत हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। तो उदारवादी राष्ट्रवाद आप लोग लिख सकते हैं कि पहले तो आप लोग लिख सकते हैं कि उदारवाद का मतलब होता है व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि राजनीतिक रूप से उदारवाद के क्या क्या मायने होते हैं। सो पहला मायने ये होता है कि ऐसी सरकार बनाओ जो सहमति से बनी हो, ऐसी सरकार बनाओ जो सहमति से बनी हो। ठीक है। एंड दूसरा क्या है, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के जो विशेष अधिकार हैं उनकी समाप्ति करो। जो निरंकुश शासक जो चल रहे थे पहले से, पादरी वर्ग जो थे उनको जो भी विशेष अधिकार दिए हुए थे उसको समाप्त करो। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, संविधान की मांग करता है। ये जो उदारवाद है, राष्ट्रवाद, उदारवादी जो राष्ट्रवाद है, ये संविधान की मांग करता है तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। मतलब एक संसदीय प्रतिनिधि, मतलब वहाँ पे जो लोग जाएंगे वो लोगों द्वारा चुन के जाएंगे, प्रतिनिधि बन के जाएंगे और जाके वहाँ पे सरकार बनाएंगे। ठीक है। सो ये सारे पॉइंट थे। और एक पॉइंट, ये तो आप बोल सकते हो राजनीतिक रूप से क्या क्या पॉइंट थे। एक पॉइंट था यहाँ पे कि जो निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता है, मतलब कि अगर कोई भी अपनी निजी संपत्ति ले रहा है तो उस पर उसी का स्वामित्व होगा। ऐसा नहीं है कि सरकार आएगी, सरकार को अगर ये ज़मीन पसंद आई, आपने कोई ज़मीन खरीद के रखी है तो सरकार आपको अगर अच्छी लगी तो वो उसने कहा कि भाई अब नहीं रह गया आपका हक इस पर। तो निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता बनी रहे, मतलब अगर आपने ज़मीन खरीदी है, आपके पास कोई निजी संपत्ति है तो उसमें आपका ही स्वामित्व बना रहे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें जो लोग थे वहाँ पे जो किसकी बात कर रहे थे, वो लोग उदारवादी राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे। ये सारी चीज़ें रखी गई। अच्छा, उसमें एक कमी थी। क्या कमी थी कि जो हम लोग कानून के समक्ष बराबरी की बात कर रही थी, ये उदारवादी लोग, कानून के समक्ष सब लोग बराबर होंगे, तो यहाँ पे सबको मत का अधिकार मिलेगा, मत का अधिकार हर एक बंदे को मिलेगा। सो देखिए, अगर हम लोग याद करें कि फ्रांस की जब क्रांति हुई थी, वहाँ पे नेशनल असेंबली बनी थी, तो वहाँ पे बेटा जब नेशनल असेंबली बनी थी तो वहाँ पे उन लोगों ने क्या बोला था कि जो मत का अधिकार होगा, वोट देने का जो अधिकार होगा, वो औरतों को नहीं दिया गया था। जो वहाँ की औरतें थी उनको नहीं दिया गया था। और वहाँ पे जो संपत्ति जिसके पास थी, देखिए संपत्ति की बात आ गई, जिस भी पुरुष के पास संपत्ति हो गई उन्हीं को मत देने का अधिकार दिया गया था। तो अच्छा, यहाँ पे बताइए क्या यहाँ पे दिया गया? जो आप बोल रहे हो कि सब लोग एक समान होंगे, वो चीज़ नहीं दी गई। तो अगेन यहाँ पे उस चीज़ की डिमांड नहीं कर रहे थे ये लोग। यहाँ पे संपत्तिहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो इन लोगों को जब अधिकार नहीं दिए गए थे, तो जैकोबिन जो आए थे, जैकोबिन ने सारे जो पुरुष थे, यहाँ पे भी देखिए औरतों को नहीं दिया गया था, पुरुष थे उनको मत का अधिकार दिया था, जब जितने भी टाइम के लिए जैकोबिन था। लेकिन फिर से जब नेपोलियन आता है अपनी संहिता में, वापस से ये जो मत के अधिकार होते हैं इसकी वापस ले लेता है। और उसने जो महिलाएं थी, महिलाओं को अवयस्क का दर्जा देते हुए उन्हें पिता और पतियों के अधीन कर दिया। मतलब महिलाओं को तो पहले बोल दिया अवयस्क हैं ये, और इनको बोल दिया कि ये लोग पिता और पतियों की क्या है, अधीन है, ये उनके अंदर में ही रह के ये काम कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो महिलाएं होती हैं, ये लोग अपने अपने राजनीतिक अधिकारों की मांग करने लगे और इसके लिए ही बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे। कब? 19वीं और 20वीं सदी के दौरान। ठीक है। चलिए, हमने इतना तो देख लिया कि राष्ट्रवाद का मतलब राजनीतिक क्षेत्र में क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं इस राष्ट्रवाद का मतलब एक आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या होता है। आर्थिक क्षेत्र में देख लें तो ये जो उदारवाद था, उदारवादी राष्ट्रवाद, इसने क्या बात करी आर्थिक क्षेत्र में? इसने बोला कि बाजारों की मुक्ति हो और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म किया जाए। मतलब बाजारों की मुक्ति हो, मतलब जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो तो जो सामान है या फिर लोग हैं उनका आना जाना, आवागमन जो है उस पर कोई नियंत्रण ना लगाया जाए, उस पर कोई कर ना लगाया जाए। ठीक है। तो कर वगैरह जो लगा दी जाती थी, या फिर बाजार जो थे, एक बाजार से दूसरे बाजार जो एकदम टैक्स वगैरह लगते थे, कर लगते थे, उनको खत्म कर दिया जाए। ठीक है। ये किसने बात करी? उदारवादी लोगों ने बात करी। उदारवाद यही बोलता है। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्ग हम लोगों ने पढ़ा अभी, मध्य वर्ग की यह मांग थी
कि ये सारी चीज़ों को किया जाए। सो आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लेते हैं। सो इस चीज़ को आप एग्जाम्पल से समझिए, उदाहरण से समझिए कि कैसे ये आर्थिक क्षेत्र वाली बात को कैसे एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है। अच्छा, नेपोलियन आया था, नेपोलियन ने बहुत छोटे छोटे से प्रदेश को जोड़ के एक महासंघ बना दिया था। कहाँ पे? जर्मनी भाषी इलाकों में, जो जहाँ पे इलाके थे जो जर्मन भाषा बोलते थे, उनका मिला के एक महासंघ बना दिया था। अब देखिए उन छोटे छोटे से राज्य हैं, उनको मिला के अपने महासंघ बनाया। अब ये जो छोटे छोटे राज्य ये आपस में तो देखा जाए एक ही जगह के पार्ट है ना, लेकिन ये छोटे छोटे से थे, लेकिन अपने अपनी इनकी यहाँ पे एक मुद्रा होती थी, इनका अपना नाप तोल प्रणाली होती थी, सबकी अलग अलग होती थी। आपको एक छोटे से इलाके से दूसरे इलाके में जाना है, सपोज आपका जो जिला है, आपको एक जिले से दूसरे जिले में अगर आप जा रहे हैं, वहाँ पर आपकी मुद्रा चेंज हो जा रही है, एक जगह रुपया चल रहा है, एक जगह डॉलर चल रहा है, तो आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? एक जगह 1 किलोग्राम आपका एक चम्मच के बराबर है, एक जगह 1 गिलास के बराबर है। तो वो सिस्टम की वजह से लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 1833 में हैमबर्ग से न्यूरमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले व्यापारी को 11 सीमा शुल्क को नाकों से गुजरना पड़ता था। मतलब जो भी टैक्स देना होता था, कर देना होता था, तो 11 जगह पे उसको देना होता था और हर जगह 5% का शुल्क देना पड़ता था। ठीक है, शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। चूंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मतलब हर जगह पे आपने लगा दिया है कि यहाँ कर देना है, और प्लस हर जगह जो कर देना है उसका सिस्टम हर जगह अलग अलग है। कहीं पर जो वजन है उसका अलग मापदंड है, दूसरी जगह पे अलग मापदंड है, तो हर जगह हिसाब वगैरह करने में लोगों को बहुत ही दिक्कतें का सामना करना पड़ता था। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे यहाँ पे हम नापने का पैमाना ले, तो एक मसलन के कपड़े को नापने का जो पैमाना था वो एली था वहाँ पे। ठीक है, और इली इसकी लंबाई जो होती थी बेटा वो हर जगह घटती बढ़ती रहती थी। जैसे फ्रैंकफर्ट में अगर आप खरीद रहे हो तो वहाँ पे 1 एली का मतलब हो गया 54.7 सेंटीमीटर, लेकिन मेंस में अगर आप जाओगे तो वहाँ 55.1 हो गया, न्यूरमबर्ग में आप गए तो 65.6 हो गया, फ्राइबर्ग में गए तो 53.5। तो हर जगह आपको जो कपड़े की लंबाई होगी बेटा वो कम मिल जाएगी, कम ज़्यादा मतलब होती रहेगी। सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिल रही है? न्यूरमबर्ग में मिल रही है, तो लोगों को न्यूरमबर्ग से खरीदने में भाई ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा। चलिए, तो इतनी सारी चीज़ें जो थी एक तरह से हमने एग्जाम्पल से समझा कि आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में ये सारी चीज़ें राष्ट्रवाद जो थी, उदारवादी जो राष्ट्रवाद थी, किस किस चीज़ों की डिमांड कर रही थी, वो क्या क्या चीज़ चाह रही थी। जो भी मध्यम वर्गीय लोग आते हैं जो उदारवादी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो मध्यम वर्गीय लोग ये चीज़ चाहते थे। नए वाणिज्यिक वर्ग मीन्स मध्यम वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए ऐसे एकीकृत आर्थिक राज्य का निर्माण करने के पक्ष में तर्क दे रहा था। मतलब जो नए वाणिज्यिक वर्ग आए थे, नए मध्यम वर्ग आए थे, अब वो लोग बोल रहे थे कि इन सारी चीज़ों को अब एकीकृत किया जाए, आर्थिक क्षेत्रों को एकीकृत किया जाए, ताकि जो भी लोग और पूंजी हैं उनका जो आवागमन है एक जगह से दूसरी जगह में वो बाधा रहित हो। ठीक है, सो इसी के लिए एक चीज़ होती है, क्या होती है? 1834 में प्रूशिया जो होती है, प्रूशिया कंट्री है ना, PRUSSIA, तो प्रशा जो एक कंट्री है उसने क्या किया? एक शुल्क संघ बनाया। प्रूशिया ने पहले इनिशिएट लिया, उसने शुल्क संघ बनाया। क्या नाम रखा गया उसका? जॉलवरिन स्थापित किया। इसमें क्या कर दिया जाता है कि लोग आके सारी जो भी देश होते हैं मिलते हैं, तो बहुत सारे इसमें जर्मन राज्य आके शामिल हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा? जो भी शुल्क अवरोध थे आपस में सबने समझौता किया कि हम शुल्क अवरोध को खत्म करेंगे। एंड मुद्रा की जो संख्या थी, जो हमने पढ़ा था कि 33 राज्यों को मिला के महासंघ बना था, तो जो 30 वहाँ पे मुद्रा थी, 30 से ऊपर ही थी जो मुद्राएं, उनको कम करके कितना कर दिया गया? 2 कर दी गई। ठीक है, तो मुद्रा की संख्या यहाँ पे 2 गई, करेंसी कम हो गई। इसके अलावा जो रेलवे वगैरह था, रेलवे के जाल की गतिशीलता बढ़ाई। अब रेलवे जब विकसित हो गया तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में और आसानी हो गई, आवागमन में आसानी हो गई। और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। मतलब जो भी हम लोग राष्ट्रीय को एक करना चाह रहे थे उसमें आर्थिक हित को भी ध्यान में रखा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि कैसे चीज़ों को धीरे धीरे करके लोगों के अंदर लोगों को एकीकृत किया जा रहा है, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, समेटा जा रहा है। तो उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवादी की लहर ने मजबूत बनाया। मतलब राष्ट्रवादी भावना तो चल रही थी, उसी के बीच में ये आर्थिक वाली चीज़ आ गई कि सबको आर्थिक चीज़ें में, आर्थिक क्षेत्र में लोग एकीकृत होने लगे। तो इसी तरह से यहाँ पे राष्ट्रवादी भावना को भी जोर मिल गया, उसकी लहर और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। ठीक है, सो हमने देख लिया। अब इसके अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक नया रूढ़िवाद। मतलब 1815 के बाद जो नेपोलियन की डेथ होती है उसके बाद क्या क्या कंडीशन हुई वहाँ पे,
फ्रांस में, वो सारा सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई हो। कोई डाउट हो बेटा तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।